चॉइस इंटरनेशनल। ये एक ब्रोकिंग कंपनी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ब्रोकिंग में मैंने एंजल वन एंड फाइव पैसा कैपिटल इन दो कंपनीज को ऑलरेडी कवर किया है। चॉइस इंटरनेशनल जो है इसका अगर आप रिसेंट कुछ क्वार्टर्स का या एक दो सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये बिजनेस। इस क्वार्टर में भी नंबर्स अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे रहे हैं, बट रिसेंट परफॉर्मेंस इस बिजनेस की बहुत अच्छी रही है। स्टॉक ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, पिछले एक दो सालों में। सो दैट्स द रीज़न इस कंपनी को मैंने इस क्वार्टर में अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। आज हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पे, करंट परफॉर्मेंस कैसी है एंड आउटलुक इसका कैसा हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चॉइस इंटरनेशनल जो है वो वैसे तो एक ब्रोकिंग कंपनी है, सेम जैसे एंजल वन या फाइव पैसा कैपिटल है। थोड़ा बिजनेस मॉडल अलग है बट एक ब्रोकिंग कंपनी ही है ये मोटा मोटा। लेकिन इनकी जो डिविजन्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू एंजल वन या फाइव पैसा कैपिटल, या फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल को भी अगर हम उसमें इंक्लूड कर दें तो चॉइस इंटरनेशनल जो है इनकी इनकी बेसिकली तीन बिजनेस डिवीज़न है। पहला तो है ब्रोकिंग वाला। ये जो ब्रोकिंग डिवीज़न है इस कंपनी का, ये 60% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इनकी टोटल रेवेन्यू में। यानी कि पूरा रेवेन्यू जितना भी आता है इस कंपनी का, उसमें से 60% रेवेन्यू ब्रोकिंग वाला सेगमेंट कंट्रीब्यूट करता है। देन इनका दूसरा डिवीज़न है गवर्नमेंट कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी का, जिसमें गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे वाटर रिसोर्सेज हो, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, रोड्स हाईवेज कंस्ट्रक्शन हो, जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रा रिलेटेड, उसमें ये कंपनी गवर्नमेंट को कंसल्टिंग, एडवाइजरी, देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम करती है। इस वाले सेगमेंट से लगभग 30% रेवेन्यू आता है इस कंपनी का। टोटल रेवेन्यू का 30% रेवेन्यू इस वाले सेगमेंट से आता है। तीसरा जो डिवीज़न है वो है इनका एनबीएफसी। तो ये कंपनी लेंडिंग का काम भी करती है, लोन देने का काम भी करती है। टारगेटेड कस्टमर्स इनके एमएसएमई हैं। और ये जो एनबीएफसी डिवीज़न है इस कंपनी का, वो 10% कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में। यानी कि तीन डिवीज़न है, ब्रोकिंग से 60% आता है, एडवाइजरी वाले बिजनेस से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड उससे 30% आता है, एंड एनबीएफसी वाले बिजनेस से इस कंपनी को 10% का रेवेन्यू आता है। टोटल रेवेन्यू अगर हम बाइफिफिकेशन उसका देखें तो देन इस क्वार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रही है इस बिजनेस की, इस कंपनी की, तो इनकी जो सेल्स हैं वो 150% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। यानी कि इस क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के क्वार्टर टू से, Q2 कंपेयर टू लास्ट ईयर का Q2, 150% की ग्रोथ आई है इनके सेल्स में। मार्जिन्स और इम्प्रूव हुए हैं और 25% के मार्जिन्स हैं इस कंपनी के, 25% के मार्जिन्स इम्प्रूव होके हो गए हैं। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का 4 टाइम से ग्रो हुआ है, 4 गुना ग्रोथ आई है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं इस कंपनी के। नाउ अगर हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें सेगमेंटल वाइज, तो ये ग्रोथ आई किस वजह से है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसने इस पूरी की पूरी ग्रोथ को ड्राइव किया है। तो वो जो सेगमेंट है वो है इनका जो गवर्नमेंट कंसल्टिंग, गवर्नमेंट एडवाइजरी वाला जो सेगमेंट है इस कंपनी का, उस वाले बिजनेस से बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है इस कंपनी को इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली। बिकॉज यूजुअली तो हमने देखा कि 30% ये वाला डिवीज़न कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में, लेकिन इस क्वार्टर में क्योंकि इनकी ऑर्डर की पाइपलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो इनका जो ये वाला डिवीज़न है इसका कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में बढ़ करके 50% हो गया। यानी कि सिर्फ ये जो डिवीज़न सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करता था, इस क्वार्टर में उसने 50% कंट्रीब्यूट किया है टोटल रेवेन्यू में। इनफैक्ट जो इनका ब्रोकिंग वाला डिवीज़न है, जहाँ से 60% रेवेन्यू आता है इस कंपनी को, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इस क्वार्टर में इनके गवर्नमेंट एडवाइजरी वाले बिजनेस से आया है। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर आप पिछले, वैसे तो अगर हम लास्ट 10-15 ईयर्स में देखें तो गवर्नमेंट ने इंफ्रा में बहुत ज़्यादा काम किया है इंडिया में। बट स्पेसिफिकली अगर आप लास्ट 1-1.5 साल का फेज देखें तो गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं इलेक्शन एक मेन रीज़न हो सकता है उसका, बट हैविंग सेड दैट, लास्ट वन एंड हाफ ईयर में जितने भी इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हैं वो सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो उन सब के पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छे हैं, बिजनेस मोमेंटम बहुत अच्छा है, सबकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है, सबका सेल्स बहुत अच्छा आ रहा है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न
कि इस कंपनी का भी ये जो डिवीज़न है इंफ्रा वाला रिलेटेड जो है, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। एंड इनका जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो 79% से ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में। तो 79% से सिर्फ ऑर्डर बुक ग्रो हो गई है, जिसका इफेक्ट हमें ऑब्वियसली इनके सेल्स पे भी देखने को मिला एंड इनकी प्रॉफिट ग्रोथ पे भी देखने को मिला। नाउ ब्रोकिंग वाला सेगमेंट ने कैसा परफॉर्म किया, उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है। 27% से इस कंपनी का जो क्लाइंट बेस है, पूरा कस्टमर बेस, वो 27% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ब्रोकिंग में बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट देखे हैं, बट इनफैक्ट अगर हम लास्ट 3-4 क्वार्टर का भी डेटा देखें तो एंजल वन के बाद ये एक दूसरी कंपनी है जिसका क्लाइंट बेस इतने हेल्दी रेट पे ग्रो हो रहा है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग कंपनीज आप देखोगे उनका जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ता ही नहीं है, उसमें कुछ अच्छी ग्रोथ ही नहीं होती है। 2% 3% की ग्रोथ होती है। कई कंपनीज होती है जिनकी तो नेगेटिव ग्रोथ होती है। तो क्लाइंट बेस अगर आप अपनी ब्रोकिंग बिजनेस में नहीं बढ़ा रहे हो तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ है आपके बिजनेस के लिए। बिकॉज आपका बिजनेस बुल रन में तो अच्छा करेगा, जब मार्केट सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, तब तो अच्छा करेगा। लेकिन जैसे ही बियरिश मार्केट आएगी, आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो ट्रेड करना बंद कर देंगे, आपकी ब्रोकिंग इनकम डायरेक्टली अफेक्ट होगी वहाँ से। अगर आप नए क्लाइंट अच्छे रेट पे अच्छे हेल्दी रेट पे ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो ओवरऑल ब्रोकिंग का इनकम है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सो वहाँ पे ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा, इनका ब्रोकिंग बिजनेस में एक और मुझे अच्छा चीज़ लगा है कि इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा थोड़ा एंजल वन से सिमिलर है। जैसे एंजल वन काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में। सिमिलरली जो चॉइस इंटरनेशनल कंपनी है, ये कंपनी भी अपने ब्रोकिंग वाले डिवीज़न में टीयर 3 और जो डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ है, रूरल एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ हैं, छोटे छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है ये कंपनी भी। इसके अलावा इन्होंने भी जो यंग क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली फोकस किया है। इनके 53% क्लाइंट्स बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स हैं। सेम एंजल वन भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है यंग क्लाइंट्स को लेकर के। उनकी एक्विजिशन रेट में जो यंग क्लाइंट्स होते हैं जिनकी एज 25 ईयर से कम होती है, उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड जो सब ब्रोकर वाला सेगमेंट है उस पर भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, अगेन सिमिलर टू एंजल वन। जैसे एंजल वन का जो ऑथोराइज पर्सन वाला सेगमेंट है उस पर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में एंजल वन जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहा है, चाहे वो लोन हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, या फिर कंज्यूमर लोन हो, ये सारा वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल के थ्रू आगे ग्रो करना चाह रहे हैं। और ये जो कंपनी है चॉइस इंटरनेशनल, ऑलरेडी ये काम अपने एग्जिस्टिंग सब ब्रोकर्स के साथ में कर रही है। सो ये 3 चीज़ें मुझे इनकी ब्रोकिंग बिजनेस में बहुत अच्छी लगी है। देन एनबीएफसी वाला जो सेगमेंट है इनका, वो थोड़ा सा रिस्की है। एमएसएमई में लैंड करती है ये कंपनी, बट इसके बावजूद इंटरेस्ट रेट जो सॉरी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इस कंपनी का, वो काफ़ी हेल्दी है। 10.5% का मार्जिन है चॉइस इंटरनेशनल के। इनफैक्ट लास्ट 1.5 ईयर में चाहे कोई बैंक हो या एनबीएफसी हो, हमने बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसी के रिजल्ट डिस्कस किए हैं, सबके मार्जिन कम हुए हैं। लेकिन इस कंपनी का जो ये एनबीएफसी वाला डिवीजन है, इसके मार्जिन और इंप्रूव हुए हैं। 10.5% का इनका मार्जिन है। एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 1% से भी नीचे का इनका जीएनपीए नंबर है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है, क्योंकि आप रिस्की सेगमेंट में डील कर रहे हैं बट आपका एनपीए रेशियो काफ़ी कंट्रोल में रखा है इस कंपनी ने। तो ये 2 चीज़ें इनकी एनबीएफसी वाले सेगमेंट में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो ओवरऑल नंबर्स देखें तो बहुत अच्छा है। चाहे वो इनका जो इंफ्रा डिवीज़न हो उसकी बात करें, या ब्रोकिंग डिवीज़न हो उसकी बात करें, या एनबीएफसी वाले डिवीज़न की बात करें। अब अगर हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखें तो कंपनी का कहना ये है कि इन्होंने ये जो 2 डिवीज़न अलग से क्रिएट किए हैं, एक एनबीएफसी वाला एंड दूसरा इनका जो एडवाइजरी वाला जो सेगमेंट है, उसका मेन पर्पज़ ये है कि ब्रोकिंग, वी ऑल नो, एक सिक्लिकल बिजनेस है। आज मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, कल को मार्केट में थोड़ा सा डाउन टर्न आएगा तो आपके रेवेन्यू पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो उसको टैकल करने के लिए इस कंपनी ने 2 डिवीज़न क्रिएट किए हैं, जिससे होगा क्या कि कल को अगर ब्रोकिंग वाले डिवीज़न पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है, मार्केट थोड़ा सा बियरिश होता है, तो इनके रेवेन्यू पे, इनकी इनकम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ये जो 2 डिवीज़न है ये उसको सपोर्ट करें। एंड अभी तक हम ये देख रहे हैं, और पास्ट का अगर कुछ नंबर्स देखें तो ये स्ट्रेटेजी कंपनी की काम कर रही है। हैविंग सेड दैट, ये भी बात हमें देखनी पड़ेगी कि लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स में ब्रोकिंग बिजनेस
अपने आप में ही काफ़ी अच्छा कर रहा है, चाहे वो इस कंपनी का हो या बाकी ब्रोकर्स हो, क्योंकि मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली आई है लास्ट 7-8 मंथ्स में। बट इनके जो बाकी की 2 डिवीज़न है वो इंडीड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क ये है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो 2 डिवीज़न है इस कंपनी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली सिक्लिकल हैं। बिकॉज ब्रोकिंग को तो हम साइड पे रखें, एनबीएफसी जो इस कंपनी का डिवीज़न है जो 10% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वो उसमें ये कंपनी एमएसएमईज़ को लैंड करती है। तो एमएसएमईज़ अभी तो अच्छा कर रहे हैं, बट आज से अगर 2-3 साल पहले चले जाएं आप, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत थी इस सेगमेंट की। एंड जो भी एनबीएफसीज या कोई जो भी बैंक इन कस्टमर्स को लोन देती थी, लैंड करती थी, उनके एनपीएस बहुत ज़्यादा हो गए थे। उनको प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी उन कंपनीज़ की कम होती जा रही थी। इनफैक्ट कुछ कंपनी तो लॉस में भी आ गई थी। तो ये जो एमएसएमई वाला सेगमेंट है, ऑब्वियसली अभी हाई ग्रोइंग है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, सिक्लिकल भी है। बिकॉज कल को जाके अगर कुछ भी अनसर्टेन चीज़ें होती है इकॉनमी में, तो इस सेगमेंट पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि एनबीएफसी वाला सेगमेंट इनका सिक्लिकल नहीं है। हो सकता है ब्रोकिंग को जब इफेक्ट पड़े तब इस वाले सेगमेंट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, तो हमें ये भी चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। देन जो तीसरा सेगमेंट है इनका, गवर्नमेंट एडवाइजरी एंड कंसल्टिंग वाला, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट का बहुत एग्रेसिव फोकस है। एंड अगर अभी को भी हम हटा दें तो वैसे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इंडस्ट्री में जो ये कहती हैं कि अगले 10-15-20 ईयर्स तक जो इंडिया का इंफ्रा वाला सेक्टर है, उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें बहुत हाई ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं आने वाले 15-20 सालों के लिए। बट वो भी सिक्लिकल है, क्योंकि वहाँ पे भी आज गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा पे ज़्यादा है। बट हो सकता है कल को चीज़ें चेंज हो जाए एंड गवर्नमेंट इंफ्रा से अपना फोकस कम करके या चेंज करके किसी दूसरे सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर दे। हो सकता है हेल्थ केयर पे ज़्यादा फोकस कर दे या किसी दूसरे तीसरे सेक्टर पे फोकस अपना बढ़ा दे। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाए गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर हमें करनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ब्रोकिंग वाला ज़्यादा सिक्लिकल है तो उसको कैटर करने के लिए उन्हें 2 डिवीज़न क्रिएट करते हैं जिससे इनकी सिक्लिकलिटी कम हो जाएगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो 2 डिवीज़न है वो भी हाईली सिक्लिकल हैं, चाहे वो इनका एनबीएफसी वाला सेगमेंट हो या फिर इनका गवर्नमेंट कंसल्टिंग वाला सेगमेंट हो। बट ऑब्वियसली हमें बिजनेस के परफॉर्मेंस के साथ ग्रो करना है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि अभी रीसेंट परफॉर्मेंस इस बिज़नेस का बहुत अच्छा है। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है कुछ टाइम से, एंड अभी करंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इस बिज़नेस की। स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो अराउंड 45 के पी रेशियो पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। बट पर्सनली अगर मैं अपना व्यू शेयर करूँ, तो अगर मुझे ब्रोकिंग की ग्रोथ प्ले करनी है तो आई फाइंड कि एंजल वन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है कंपेयर टू चॉइस इंटरनेशनल। बिकॉज यस, चॉइस इंटरनेशनल का बिजनेस मॉडल कुछ हद तक एंजल वन से मिलता है, लेकिन एंजल वन जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस फैला रही है या अपना ब्रोकिंग बिजनेस जो बिल्ड कर रही है वो पूरा का पूरा टेक लेड है। उसमें उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू चॉइस इंटरनेशनल। एज अ ब्रांड भी अगर मैं देखूँ तो एंजल वन काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू चॉइस इंटरनेशनल। तो ब्रोकिंग अगर मुझे सिर्फ प्ले करना है तो मेरे पास एंजल वन एक बहुत अच्छी चॉइस है। सेकंड ऑप्शन, अगर मैं एनबीएफसी के लिए अगर मैं इस स्टॉक में इंटरेस्ट दिखाऊं तो भी मेरे पास कोई अच्छा वैलिड रीज़न नहीं है। बिकॉज एनबीएफसी में इस टाइम पे तो 4-5 ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एक बहुत ही अपने बिजनेस के एक बेस्ट फेस में है और बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, और वो चारों कंपनी आने वाले 3-5 सालों तक एक बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्शन दे रही है। सो मेरे पास वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन जो तीसरा सेगमेंट है इस कंपनी का, जो गवर्नमेंट एडवाइजरी कंसल्टिंग वाला सेगमेंट है, वो अपने आप में ही मैंने डिस्कस किया कि सिक्लिकल है। एंड वहाँ पे भी मैं सीमेंट सेक्टर में जा सकता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जा सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग एंड R&D वाले सेक्टर में जा सकता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वैसे तो ये बिजनेस डाइवर्सिफाई है, कंपनी डाइवर्सिफाई है, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हैविंग सेड दैट, मैंने अभी जस्ट ट्रैक करना ही स्टार्ट किया है इस कंपनी को। सो ओवरऑल मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लगी है, बट आई स्टिल फील कि इनके जो ये अलग अलग डिवीज़न है उसमें मेरे पास अभी करेंटली ऑप्शंस अवेलेबल हैं कंसिडरिंग द वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक। क्योंकि एंजल वन का स्टॉक अगर आप देखें तो वो 22-23 के पी मल्टीपल पे है। बट
जो चॉइस इंटरनेशनल है वो 45 के पी रेशियो पे है, यानी कि इससे डबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो एंजल वन मुझे 50% डिस्काउंट के साथ में मिल रहा है। यस, जो एंजल वन का बिजनेस है वो सिर्फ ब्रोकिंग का बिजनेस है। चॉइस इंटरनेशनल के साथ में मेरे पास एक एनबीएफसी भी आ रहा है और एक जो इंफ्रा वाला सेगमेंट है वो भी आ रहा है। बट मेरा पर्सनली इंटरेस्ट उन दोनों सेगमेंट में इतना ज़्यादा है नहीं। तो करंट परफॉर्मेंस अच्छी है इस स्टॉक की, बट मुझे ऐसा कुछ अभी अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा कि इस स्टॉक में मैं इंटरेस्ट लूँ या एलोकेशन लूँ। सो आगे ट्रैक करते हैं कि किस तरीके का बिजनेस ये आगे डेवलप होता है, एंड जो भी चीज़ें रहेंगी आई विल शेयर विद यू ऑल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस कंपनी के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।